आज ये साइंस एमसीक्यू का पार्ट 2 होगा जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे और आपको यहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या बीपीएससी का जो पीटी हो, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लें, आपको फिर एमसीक्यू जो साइंस का होगा वो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बेहतर है और आपको टॉप 50 क्वेश्चन आज भी पार्ट 2 के रूप में कराया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा। यानी पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा हो जाती है। एक क्वेश्चन प्लाज्मा से ये भी बनता है कि सूर्य एवं तारा में जो रोशनी होती है यानी प्रकाश होती है, ये किसके कारण होती है, तो प्लाज्मा के कारण ही होती है। दूसरा है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था होता है। क्या होता है, पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और ये इसकी गणना सबसे पहले किसने किया था, तो ये क्या था, आपको भारतीय वैज्ञानिक था सत्येंद्र नाथ बोस। हम जानते ही हैं द्रव्यनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, तो ठोस जो द्रव्य में बदल जाए, यानी ठोस जो द्रव्य में बदल जाए उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। जो ठोस जो द्रव्य में बदल जाए उसे हम गलनांक कहेंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक है, तो यौगिक जो हो जाएगा, कौन इसमें यौगिक हो जाएगा, तो निम्न में से कौन सा यौगिक है, निम्न में से कौन सा यौगिक है। तो एक जो है आपको वायु है, पारा है, ओजोन है और अमोनिया है। तो कौन यौगिक हो जाएगा, तो इसमें यौगिक जो हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा। यौगिक कौन हो जाएगा, अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है। अब आती है पारा का जो संकेत होता है वो होता है आपको Hg, और इसे हम 80 से, यानी इसका जो परमाणु द्रव्यमान, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है 80 होता है। ठीक है। पारा यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका यूज किया जाता है। अगर आदमी इसको अगर थोड़ा चाट ले थोड़ा सा तो इसे मृत्यु भी हो सकती है। पारा से क्वेश्चन ये भी बनता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो होता है पारा। और अधातु कौन हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र, तो हो जाएगा आपको ब्रोमीन हो जाएगा। वायु हम जानबे करते हैं ये एक मिश्रण होती है। ओजोन, यानी ओजोन की बात करें तो O3 इसका सूत्र होता है। और ओजोन जो है यानी हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, जो विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का कार्य करता है, जिससे हमारे त्वचा कैंसर नहीं होती है। तो ये ओजोन का काम होता है, यानी ओजोन परत का काम होता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं आप लोग बताइएगा। तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को हर साल विश्व में मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट में, रेत में, कांच में या मिट्टी के तेल में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। और मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। किसको, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम का प्रतीक Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम को आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आसानी से किस धातु को काटा जा सकता है, तो सोडियम को और पोटेशियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ जो कहलाता है वह क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार और आयतन जिसका दोनों निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, यानी किसका निर्माण होता है। तो ये निर्माण जो होगा ये हो जाएगा मिश्रण का निर्माण होगा। किसका होगा, मिश्रण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं।
कोई ठोस है और ठोस से अगर द्रव बन जाएगा ऊर्जा देने यानी ताप देने पे, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो हो जाएगा गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। अगर दाब हम किसी द्रव पे बढ़ाते हैं तो इसका क्वथनांक जो हो जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है। तो कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त हो जाएगा, गैस में द्रव हो जाएगा। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है, तो गैस में द्रव, यानी गैस में क्या हो जाता है, कोहरे में गैस में द्रव हो जाता है, यानी गैस में क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पायस किस प्रकार का कोलाइड है, यानी कोलाइडल है। तो पायस जो है किस प्रकार का कोलाइडल है, तो पायस जो होती है द्रव में द्रव होता है, द्रव में द्रव होता है, यानी पायस जो होता है द्रव में द्रव होती है। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो यह नियम जो प्रतिपादित किया था, किसने किया था, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था आपको एवोगाड्रो ने यह नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है, तो किस स्थिति पर आधारित होगा, तो ये तापमान पर होगा। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है, तो तापमान पर आधारित होती है। किस पे होती है, तापमान पर आधारित होती है। गैस से द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तनीय को कहते हैं, यानी गैस से अगर कोई द्रव बन जाता है तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहा जाता है। क्या कहते हैं, संघनन। जमना किसे कहते हैं, जब कोई द्रव है और द्रव से जो है ठोस बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जमना कहेंगे। बाष्पीकरण, कोई द्रव ताप पाकर जब गैस के रूप में उड़ जाए यानी बाष्प के रूप में उड़ जाए उसे हम बाष्पीकरण कहते हैं। उद्रपातन, यानी कोई ठोस सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उद्रपातन कहेंगे। क्या कहते हैं, उद्रपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। तो परमाणु का जो सिद्धांत है इसको प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था जॉन डाल्टन। कौन था, जॉन डाल्टन था। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और जो उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है कहलाता है। आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन कहलाएगा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो क्या कहलाता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्रव। जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। गैस में क्या होगा, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। ठोस में क्या होगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो कहलाती है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो क्या कहलाती है, तो वो जो कहलाएगा गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। ठीक है, गैस कहलाएगा।
किसका कोई पृष्ठ नहीं होता, किसका कोई पृष्ठ नहीं होता जिसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, वो कौन हो जाएगा? तो गैस हो जाएगा, जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होते हैं? तो पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव होते हैं, और पारा का जो चिन्ह होता है Hg होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह शुद्ध पदार्थ जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? तो ये जो कहला जाता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो स्वतंत्र रूप में जो छोटा कण रह सकता है वो परमाणु रह सकता है। कौन रह सकता है? परमाणु रह सकता है। कौन रह सकता है? परमाणु रह सकता है। निम्नलिखित में से किसने बताया कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है तथा यह रासायनिक रूप से अविभाज्य है? निम्नलिखित में से किसने बताया कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है तथा यह रासायनिक रूप से अविभाज्य है? तो रासायनिक रूप से जो अविभाज्य होगा वो हो जाएगा, डाल्टन ने कहा था। यानी परमाणु अविभाज्य है, ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा था। परमाणु कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? तो परमाणु कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? तो परमाणु कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? 3 से मिलकर बना होता है। किन किन से? 3 से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का अति सूक्ष्म धनावेशित कण है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु का अति सूक्ष्म धनावेशित कण है? तो वो कौन हो जाएगा? जो धनावेशित कण है वो है प्रोटॉन। ये धनावेशित होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। द्रवों, सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सभी द्रवों के जो रचनात्मक इकाई होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सभी द्रव के जो रचनात्मक इकाई होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सभी द्रव के जो रचनात्मक इकाई होता है उसे जो कहा जाता है उसे कहते हैं परमाणु। यानी सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह जो सर्वप्रथम कहा था कन्नाद ने कहा था। किसने कहा था? कन्नाद ने कहा था। परमाणु में कौन से मुक्त कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मुक्त कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो कौन से मुक्त कण समान संख्या में स्थित होगा? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। ठीक है, परमाणु शब्द की खोज किसने की? परमाणु शब्द की खोज किसने किया था? तो ये क्या था? डेमोक्रिटस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणु की यानी परमाणु शब्द की खोज नहीं, शब्द परमाणु की खोज किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। यहाँ हम ऑप्शन को देखेंगे तो लैवोजियर, यानी इसे हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लैवोजियर को कहा जाता है। कन्नाद यानी भारतीय महान दार्शनिक था जिन्होंने कहा पदार्थ जो है 5 चीज़ से बना है, जो दार्शनिक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं लैवोजियर, यानी लैवोजियर को कहते हैं, या लैवोसिए है, इसमें लैवोसिए लिखा गया लेकिन लैवोजियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि द्रव का वह प्रकार जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो आकार भी और आयतन भी निश्चित हो, दोनों हो, से हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस कहा जाता है। ठीक है, ठोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो क्या कहलाती है? पदार्थ, तत्व, मिश्रण या यौगिक? बताइए क्या कहलाएगा? दुनिया की वह यानी दुनिया की कोई भी वस्तु, यानी दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है,
जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी पदार्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ दुनिया की हर वो वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, क्या हो जाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कुर्सी, ये पदार्थ का उदाहरण होगा। लकड़ी पदार्थ का उदाहरण होगा। किताब है, ये भी पदार्थ का उदाहरण होगा। तो ये सब पदार्थ के उदाहरण हो जाते हैं। अभी तक कितने तत्वों की पहचान की गई है? तो अभी तक कितने तत्वों की पहचान की गई है? तो अभी तक जो तत्वों की पहचान की गई, 118 तत्वों की पहचान की गई है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा तत्व हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहेंगे? इसे जो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे जो कहा जाएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है गलनांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाएगी? कणों की जो गति होगी वो तेज हो जाएगी। क्या होगी? कणों की गति जो होगा तेज हो जाएगा। कणों की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। संगलन किसे कहते हैं? तो संगलन किसे कहा जाता है? तो संगलन यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन या क्या कहेंगे? इसे गलनांक भी कहेंगे। गलनांक भी कहा जाता है। क्या कहता है? गलनांक भी कहा जाता है। ठीक है। द्रव से ठोस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? इसे जमना भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो द्रव से जो गैस बनेगा उसे क्या कहेंगे? बाष्पन कहेंगे। बाष्पन, इसे क्या कहेंगे? बाष्पन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाष्पन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? तो तापमान जो रहेगा वो कैसा रहेगा? तो समान रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाब के बढ़ने पर तापमान घटने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस पर जो प्रभाव पड़ेगा, गैस द्रव में बदल सकती है। गैस द्रव में बदल सकती है। गैस जो है द्रव में बदल सकती है। गैस द्रव में बदल सकती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाएगा, इसे कहेंगे बाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? बाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण कहते हैं। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाएगा? तो हो जाएगा वाष्पन के कारण। किसके कारण? वाष्पन या बाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। वाष्पन या बाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। ठीक है। वाष्पन या बाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं में रह सकती है? तो जल जो है कौन कौन सी अवस्था में रह सकती है? तो जल जो रह जाएगा ठोस के रूप में रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा, गैस के रूप में रहेगा, उपयुक्त में से सभी। यानी जल जो है कौन कौन सी अवस्था में रह सकती है? जल, तो जल ठोस के रूप में रहेगा, जो हम बर्फ़ कहेंगे इसको। द्रव के रूप में जो रहता है इसे क्या कहेंगे? तो द्रव के रूप में क्या होगा? ये जल हो जाएगा। द्रव के रूप में, जल के रूप में रहता है। और वाष्प के, जल वाष्प के रूप में जो होता है वो गैस के रूप में होता है। जल वाष्प के रूप में किसके रूप में होगा? गैस के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर बर्फ़ पिघलकर द्रव जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है?
तो किस वजह से परिवर्तित होगा, तो गतिज ऊर्जा के बढ़ने से। कैसे होगा, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से हो जाएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होगी, तो गैस में होगा। यानी विसरण की दर जो होगी सबसे अधिक वो किस में हो जाएगी, गैस में हो जाएगी। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में जो परिवर्तन कहलाता है वो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, इसे हम विसरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो वो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। 50 टॉप क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम में आएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।